हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किराना अकेडमी। आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के लेक्चर के अंदर हम वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला ये जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, इसको हम जल्दी से सब रिवाइज करने वाले हैं। एक बार आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवा दूंगा, एक बार गो थ्रू कर दूंगा कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ना है, कैसे करना है, वो सारी बातें आपको यहाँ समझ में आएगी। तो इसके लिए एंड तक वीडियो को जरूर देखना, ताकि आप हर कोई छोटी छोटी बातें जो मैं बताऊंगा वो समझ सके और मार्क कर सके। और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे लिंक है, डाउनलोड करो और आराम से आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड देयर मेजरमेंट्स एंड यूनिट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के बारे में। देखिए यार, सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि मेरे पास एक ब्लॉक है, अगर आप उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हो रही है तो उस टाइम मैं कहूंगा कि उस पर वर्क हुआ है। अगर आप मान लीजिए दीवार पर धक्का लगा रहे हो और दीवार मूव नहीं कर रहा तो मैं कहूंगा उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन साफ साफ बोलती है कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, दैट इज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये ब्लू बॉक्स जो है वो आप अपना मार्क कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इस एग्जांपल में दिया, तो आप इस एग्जांपल को भी टिक कर सकते हैं कि इफ अ मैन ट्राइज टू पुश अ वॉल, जो कि आपको भी दिखाता हूं, और ए चाइल्ड ट्राइज टू पुश अ हैवी स्टोन and they are unable to move it, then scientifically no work is being done by them। तो ये याद रखना कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो समझ जाना कि कोई उस पर काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, मैं एक्चुअली इसकी एग्जांपल ही आपको दे रहा था कि जैसे वॉल है, वॉल पे आप धक्का लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी 0 है। नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या देते हैं कि भाई इस पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कुली है, कुली ने हैवी लोड अपने सिर पे रखा हुआ है और वहीं पे खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तब भी मैं कहूंगा कि उसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि वर्क को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखें इस फॉर्मूले में समझ में आएगा कि वर्क को मेजर करने के लिए हम फोर्स को उस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ब्लॉक है, मैंने इस पे फोर्स लगाई और अगर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क आपका हो जाएगा F इंटू एस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं आपने करना है। बट अगर आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल है तो उस केस में जो वर्क है वो आपका एफ एस कोस थीटा हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है। ये जो डेरिवेशन इतनी सब कुछ दिया है, इतना कुछ डिटेल में आपने करने की जरूरत नहीं है आपकी। तो एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो कि F इंटू एस होता है, बट अगर एस ही आपका 0 तो वर्क ऑटोमेटिकली आपका 0 हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ब्लू बॉक्स है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके अलावा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है आपका। तो ये खत्म होने के बाद ये डेरिवेशन डेरिवेशन कुछ नहीं आपने करना है, टाइम वेस्ट करोगे अपना आप। सिंपल सी बात है, आपने बस अपना फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमारा एंगल थीटा है बीच में तो ये क्या है, एक एफ एस कोस थीटा से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पे शुरू हो जाते हैं और यहीं से शुरुआत करनी है। इसके बाद आपने केस नंबर 1 में आपको बोलता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये मेरा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी अगर इसी की डायरेक्शन में हो रही है तो उस केस में थीटा जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इसलिए वर्क हमारा F इंटू एस होता है और इसी वर्क को पॉजिटिव वर्क आपका कहा जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें से एक एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मेरे पास बॉल है जिसका मास m है। अगर मैं ऊपर से इसको इस तरह से सिर्फ ड्रॉप करूंगा, ड्रॉप करने से क्या होगा कि इसका जो वेट है, दैट इज, याद रखें वेट कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है m इंटू जी, कई इसको कहते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी हो, वेट निकालना हो, उन सबका फॉर्मूला यही है m इंटू जी। आपके न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले का इस्तेमाल भी किया गया है, ठीक है। और क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, कोस 0 1 होता है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। बाकी एम जी आपका फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एच है, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा एम जी एच। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। उसके बाद
केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, केस नंबर 2 क्या था कि अगर तुम्हारा थीटा हो गया 90 डिग्री, ऐसे केस में cos 90 हो जाएगा 0 और वर्क आपका 0 हो जाएगा। और इसके ऊपर ये जो एग्जांपल जितने भी दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी अपने अच्छे से करनी, जैसे कि कुली है, अब कुली अपने सिर पे सामान रखता है, सामान रख के वो मूव करता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसका जो वर्क डन है वो 0 माना जाता है। तो वर्क डन क्यों 0 माना जाता है, क्योंकि जो वेट है वो एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ, एंगल बन गया 90 डिग्री, cos 90 0, जिसकी वजह से वर्क डन आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर मान लो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड, अब ये हो सकता है मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, या अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, या फिर मेरे पास स्ट्रिंग में एक पत्थर बांधा हो, पत्थर को मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा हूं। इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियली शो किया जाता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो मजबूर करती है टू मूव दैम इन ए सर्कुलर पाथ, वो एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर, और टेंजेंट और ये फोर्स के बीच में एंगल होती है 90 डिग्री, देयरफॉर वर्क डन हमारा 0 हो जाता है। तो कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो समझ आना उसका वर्क डन क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली शो किया जाता है और फोर्स एक्ट करिए टुवर्ड द सेंटर, एंगल 90, तो वर्क डन आपका 0 है। सिंपल सी बात है और हर जगह आप ये अप्लाई कर सकते हो। इसलिए कंडीशन हमेशा याद रखें, दो कंडीशन है, पहला या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का उसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। बस ये दो कंडीशन है जिनके बेसिस पे वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। तो ये पूछते हैं आपसे बिल्कुल, तो आपको ये आना चाहिए। बात करेंगे केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 होता है जैसे कि मान लीजिए ब्लॉक है, वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे कंडीशन में एंगल बन जाता है 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू -1 होने की वजह से वर्क डन आपका -F/s होता है, मतलब ये एक नेगेटिव वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, काइंडली दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से रीड कर लेना। पहला एग्जांपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है, दूसरा जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी बॉडी के ऊपर मूव कराते हो तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला केस है जिसके बारे में बात हो रही है ना, कि आपका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, एंगल 180 डिग्री हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा नेगेटिव में। डन। तो ये प्लीज यार थोड़ा सा याद रखना। बाकी अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ है, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो एरिया अंडर जो कर्व होता है, जैसे कि लाइन आपकी बनी होगी, एरिया अंडर जो कर्व होता है इसकी वैल्यू हमेशा वर्क के बराबर होती है। तो जैसे कि अगर ये दिखने में ट्रायंगल है तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर वो फाइंड कर सकता हूं, जो भी आप फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर मान लीजिए कोई भी ब्लॉक किसी पर्टिकुलर हाइट पे पड़ा हुआ है और वो ब्लॉक अगर नीचे गिर रहा है, एंड वो जो हाइट कवर कर रहा है वो आपकी एच है, तो उस केस में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा ऊपर से नीचे तक आने में वो आपका mgh होता है। यार सिंपल सी बात बताऊं, न्यूमेर ये फॉर्मूला टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कहाँ होता है, mg, किस तरफ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये फॉर्मूला बड़े काम की चीज है यार। अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर हाइट दे दी होगी ना, तो 99% जो फॉर्मूला लगता है वो हमारा mgh ही होता है। सिंपल सी बात है, वर्क आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर ब्लॉक आपका मूव कर रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो उस केस में हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका वेट एक्ट कर रहा है नीचे, मतलब फोर्स ड्यू टू एक्ट कर रही है नीचे, बट आपने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, तब एंगल 180 डिग्री बन जाएगा, उस केस में -mgh का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात हम करते हैं बेटा यूनिट ऑफ वर्क की। देखिए वर्क एक ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो उसका जो जूल है वो बिल्कुल उसका यूनिट माना जाता है। एंड काइंडली इसको बातों को समझें कि आपसे देखो वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स मेरी 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट मेरा 1 मीटर है, तभी तो मेरा वर्क भी तो 1 जूल ही होगा ना। इसलिए डेफिनेशन में वो बहुत क्लियर किया जाता है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस बाय 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो काइंडली इसको हमेशा याद रखें। इसके अलावा आपको किलो जूल पता होना चाहिए, 10⁻³ जूल होता है, मेगा 10⁻6 होता है, गीगा 10⁻9 होता है। इसके बाद सीजीएस में अर्ग होता है, और 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। क्या ये हमें आ सकता है ड्राइव नहीं, मतलब सॉल्व करके दिखाने के लिए? हाँ जी आ सकता है। तो काइंडली इसको मार्क कर लें, बड़ा सिंपल है। 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइंस होते हैं, और 1 मीटर में आपके 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं। बेस सेम, पावर है 10⁻7 अर्ग आपके पास आ जाएगा,
ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है आपने। डन। आगे बात करते हैं बेटा पावर की। द रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं। ऑफ कोर्स इट इज स्केलर क्वांटिटी। देखो वर्क की बात करें, पावर की बात करें, एनर्जी की बात करें, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अगर आपने पावर को मेजर ही करना है तो सिर्फ वर्क डन डिवाइड बाय टाइम कर दो, आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बेटा, पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अपना मार्क कर लीजिए, आपके काम की चीज है। ठीक है, ये आपने याद करना है, इसको अलग से लिख लिया करो हर चीजों को ना, जो जो मार्क कर रहे हैं फॉर्मूले अलग से लिखने शुरू कर दो। जितने फॉर्मूले अलग से लिखोगे उनको याद करना, फॉर्मूले अप्लाई करना, आंसर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पावर को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला भी है, देखिए कैसे। हमें पता पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होती है। अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को वेलोसिटी कहा जाता है, एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसलिए हमारे पास फोर्स इनटू वेलोसिटी या फोर्स इनटू एवरेज स्पीड से भी हम पावर को फाइंड कर सकते हैं। खासतौर पे 2 मार्कर्स कंपल्सरी सेक्शन, मतलब जहां पे एमसीक्यूज, उनमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पावर को निकाला जाता है। याद रखें, फोर्स न्यूटन में, वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तब जाके आप ये कर सकते हैं। बाकी बात रखिए बेटा यूनिट ऑफ पावर की। पावर का जो यूनिट है बेसिकली वॉट होता है, और 1 वॉट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड में चाहे तो आप वॉट लिख सकते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आपके न्यूमेरिकल्स में किलो वोट का इस्तेमाल भी हुआ है, मेगा वोट का इस्तेमाल भी हुआ है। मेगा मतलब 10 की पावर 6 होता है हमेशा, गीगा 10 की पावर 9 होता है। मिली, जब ये मिली वर्ड यूज कर लो तो समझ आना यार 10 की पावर -3 है। माइक्रो वर्ड यूज कर लेते हैं तो 10 की पावर -6 होता है। ठीक है, तो ये प्लीज अपने याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। बाकी हॉर्स पावर जो यूनिट है, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। ये भी 2-3 बार आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस के अंदर। ठीक है, वर्क और पावर में डिफरेंसेस बहुत रेयर पूछते हैं। ठीक है, बाकी आ जाती बात है एनर्जी की। एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है, जब आप किसी में वर्क करते हो तो वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि द एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जो भी आप वर्क, देखो चाहे आप वर्क कैलकुलेट करो चाहे एनर्जी कैलकुलेट करो, फॉर्मूले सेम है, सबको सेम है, यूनिट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी। एनर्जी मैंने कह दिया आपको, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें, देखो ऐसा यूनिट तो सभी जितने भी एनर्जीज है चाहे वर्क है सबके जूल ही होते हैं, तो जूल रहेगा, सीजीएस अर्ग रहेगा, और 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। ये सब वही के वही हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, वो है वॉट आर एंड किलो वॉट आर। देखिए अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक अप्लायंस है, मेरे पास मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक कैटल है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक बल्ब लेते हैं, चलो एक बल्ब है, उस वो बल्ब 1 वॉट का बल्ब है। ठीक है, अब मैं उसको 1 घंटे के लिए यूज करूंगा, तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा उसको वॉट आर कहेंगे। और अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कैटल है, उस इलेक्ट्रिक कैटल, जो इलेक्ट्रिक कैटल है वो 1 किलो वॉट का है, और मैं उसको 1 घंटे के लिए यूज करूंगा, तो 1 किलो वॉट आर उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स हैं यार। ठीक है, अच्छा तो क्या डेफिनेशन आ सकती है, हाँ 1-2 बार पूछी गई है, बट ज्यादातर आपको पूछा जाता है कि 1 वॉट आर जो है वो किसका यूनिट है, तो आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, हम कहेंगे जूल है। तो 1 वॉट आर कितने जूल के बराबर है, तो हम लिखते हैं 3600 जूल के बराबर होता है। उसी तरह किलो वॉट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 1 किलो वॉट आर जो है वो आपका, देखो 1 किलो, किलो मतलब हो गया 1000 वॉट, और आर होता है 3600 सेकंड्स का, मिला देंगे तो 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर हमारा हो जाता है। तो काइंडली इसको याद रखें, कभी मत भूलें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा कि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर इनटू टाइम को वर्क कहेंगे, और वर्क कहो या एनर्जी कहो एक ही बात होती है, प्लीज ये हमेशा याद रखना। इसके अलावा जो हम यूनिट या इस्तेमाल करते हैं वो कैलोरी होता है। ठीक है, देखिए यार मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मैंने 1 ग्राम पानी डाल दिया है, और मुझे इसका टेम्परेचराइज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी अमाउंट ऑफ मैं हीट उसको दूंगा वो हीट आपकी 1 कैलोरी के बराबर होती है। अब क्या होता है ना कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप उसको बिहेवियर जानते हो राइट। तो 14.5 से 15.5 के बीच में ना इसके अंदर ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन नहीं आती कोई भी, तो इसलिए ये स्पेसिफिक टेम्परेचर बोला गया है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज अगर आप करते हो तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड होगा। उसके अलावा 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है, कई लोग 4.2 लिख देते हैं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और अगर आपने 1 जूल निकालना है तो 1/4.8 करना पड़ेगा, तो लेकिन आपको याद कर ले तो बेटर है कि 1 जूल आपका 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, एंड लास्ट में बेटा हमारे पास आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लोज्ड चैम्बर है, उस क्लोज्ड चैम्बर के अंदर मैंने एक रख दिया कैथोड और एक रख दिया अपना एनोड। कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब मैंने उसको जिस बैटरी से कनेक्ट किया, मान लो 1 वोल्ट की बैटरी है,
कितनी है, 1 वोल्ट की बैटरी है। उस टाइम अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर मान लो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो जिस जो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहां लिखा हुआ है एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हो तो अंदर एक्चुअली एक फील्ड जनरेट होती है, वो फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट करती है आपकी। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, टू द पॉइंट बात करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज डाल देते हैं, जो कि 1.6 10 की पावर -19 होता है। तो ये आपने कन्वर्जन याद रखनी है। इसके साथ आपका पहला पार्ट खत्म होता है। चलिए मैं अब आपको दूसरे पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। अब हमने बात करनी है पार्ट बी की, जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखिए यार क्या है कि हमारे पास ना सबसे पहले होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली में सम होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम पहले बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। जो देखो क्या है ना कि जब आप किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, आप उसको एक सर्टन हाइट पे लेके जाते हो, सर्टन हाइट पे लेके गए हो, तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो जब आप कोई काम करते हो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हो, ठीक है, उस टाइम उसमें जो एनर्जी होती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह के होते हैं। अगर आप किसी की पोजीशन चेंज कर रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए मेरे पास स्पॉन्ज की बॉल है, अगर उस स्पॉन्ज की बॉल को आप हर जगह से फोर्स अप्लाई करो तो आपको पता है आप उसकी शेप को चेंज कर दोगे, डिफॉर्म कर दोगे उसकी शेप को, और जैसे फोर्स को हटाएंगे दोबारा अपनी वो जो शेप है वो रिगेन कर लेगा। ऐसे टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं। इसमें ज्यादा डिटेलिंग में आज तक कभी कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल नहीं आया, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है और कैलकुलेट कैसे करते हैं। एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कैलकुलेट करने के लिए इतना नहीं आता। हाँ, एक बार आपके वो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आया था जिसमें आपकी कंजर्वेशन एनर्जी लगा के हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, वो आगे जाके बताऊंगा आपको। अभी के लिए बस इतना ही कि पोटेंशियल एनर्जी का के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लीजिए। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज्ड पोजीशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने यू से। फॉर्म की बात करें, दो ही काइंड है यार, ग्रेविटेशन एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन की तो यहाँ पे लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज इसको याद रखेंगे। और हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पे होती है, आपको बता दूं कि एक्चुअलिटी में वो हमेशा इन्फिनिटी पे जाके आपकी जीरो होती है, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है ऑन दैट बॉडी वो जीरो हो जाता है। बाकी इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में अपलोड करके डाल चुका हूं, आप जाके वहां पे देख सकते हो क्यों होती है क्या होती है, सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं दे चुका हूं। अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें जो है यहाँ पे मार्क करवा रहा हूं, ठीक है, काइंडली इसको अच्छे से मार्क कर लेना। इसके अलावा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यार कि जब आप किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाती है, शेप में चेंज आ जाती है। इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जो उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने में हेल्प कर देता है। एंड जब आप किसी फोर्स से किसी बॉडी के शेप को चेंज कर देते हैं तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी आती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन द डिफॉर्म्ड स्टेट, डिफॉर्म्ड मतलब ओरिजिनल से अलग, ठीक है, टू चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइंडली इसको अच्छे से यहाँ पे मार्क कर लेना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना ना यार, सिंपल फॉर्मूला आपके सामने, मार्क कर लीजिए mgh, बट दैट्स इट। किसी हाइट पे अगर आप बॉडी ले जाते हो उस टाइम जो एनर्जी होती है mgh से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, अब इसमें एक एजम्पशन है जो आपने याद रखना है। अभी मैंने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एट इन्फिनिटी पे जीरो होती है, लेकिन हमने एक एजम्पशन लिया और वो एजम्पशन ली है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हम अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेंगे। उसके बाद अगर आप बॉल को जितना सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर लेके जाओगे वो हाइट हम मल्टीप्लाई कर देंगे mg के साथ, और हमें हमारा डायरेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगा। तो एजम्पशन ये है कि इन्फिनिटी के बजाय हम अपने सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को जीरो लेके चलते हैं। तो अगर हाइट बढ़ रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, अगर हाइट घट रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी घट रही है। तो ये बात अपने ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा आपके पास आती है काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है विद ए सर्टेन वेलोसिटी v जिसका मास m है, तो उस टाइम जो उसमें एनर्जी होगी वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड लिखा हुआ है एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा इसके एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, और इस एक्सप्रेशन पे आपको
कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, इसी के ऊपर आपको ना कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार वेलोसिटी जो है ना वो मेरी डबल हो चुकी है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए आप क्या करेंगे, हाफ इंटू एम इंटू वी की जगह पे आएगा 2v का होल स्क्वायर। सो दैट बिकम्स बेटा 2 का स्क्वायर बिकम 4, 4 बाहर ले लेता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं काफी करवाए भी हैं आपको मैंने, आप बैक एक्सरसाइज मैंने सॉल्व भी करी हुई है, तो वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। बट ये जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप याद रखेंगे। कईयों का सवाल होता है सर डेरिवेशन आएगी, ड्राइव करने को आएगा, कुछ नहीं आने वाला। सिंपल याद रखो कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर पे है। इसके अलावा लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में अगर आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हो तो ये है आपका फॉर्मूला। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि मेरे पास दो बॉडी है, एक छोटा एम है, मान लेते हैं कि एक मेरे पास कैपिटल एम है, और दोनों का मोमेंटम सेम है, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से नहीं देखेंगे, क्योंकि मोमेंटम की बात हो रही है। तो मोमेंटम अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बात ध्यान रखना, और ये बातें डिटेल में आपके बुक में भी हैं। आपकी जो लेटेस्ट बुक है उसके जस्ट नीचे 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, वहां देखिए, वहां मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ बैक एक्सरसाइज के अंदर है, वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है बेटा वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने पढ़ा हुआ कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, मान लो सडन वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है, मैं उस पर धक्का लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, और फोर्स लगाने से वो कुछ डिस्प्लेस भी होगा, मतलब वर्क हो रहा है उस पर, और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज भी आएगा। तो हमने क्या करना है कि अगर कोई मुझे बोलता कितना वर्क हुआ, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बाद में कितनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको वर्क आपको फाइंड करके दे देगा, ठीक है। तो सीधा डेरिवेशन, नो डेरिवेशन, सिंपल फॉर्मूले पे जाइए। W हमारा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है, सीधा आप लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है 99% ये भी नहीं आता आपका। ट्रांसलेशनल, जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल है। रोटेशनल, जब एक बॉडी रोटेट करी सर्कुलर पाथ के ऊपर तब रोटेशन है, जैसे कोई लट्टू होता है घूम रहा होता है तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेशन, अगर कोई चीज आपकी वाइब्रेट कर रही है तो उस टाइम उसमें वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी होता है। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने की जरूरत है, सिंपल फॉर्मूला देखिए और आगे बढ़िए फटाफट। समझ में आ गया जी, ओके। तो अब उसके बाद बेटा कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स इसके ऊपर ये जो एग्जांपल्स हैं ये एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जांपल, हाँ ये वाला देखिए क्या बोल रहा है आपका कि मेरे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर एक नेल है, नेल के ऊपर एक पत्थर है, उस पत्थर को छोड़ा गया, नेल अंदर इंसर्ट हो गया, क्यों? सिंपल सी बात है यार, किसी हाइट पे था तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे स्ट्राइक किया अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से नेल अंदर चला जाता है। उसी तरह हमारे पास स्प्रिंग वाला एग्जांपल है, ठीक है। ये वाला भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया था, ये फोर्थ वाला, तो इनको जरूर रीड कर लेना, ये अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर रीड करना आपने, ये नहीं छोड़ सकते। तो क्वेश्चन यही था यार कि कंप्रेस स्प्रिंग है, कंप्रेस स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल को रखा गया, जैसे हमने फोर्स हटाई वो एकदम से बॉल जो है वो दूर चली जाती है, तो बोलता है ऐसा क्यों होता है, तो आंसर यही कि कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलना आपने, ठीक है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो जब वो कंप्रेस था तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे आपने उसको छोड़ा वो बॉल आपकी चली जाती है, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो चुकी है, और यही बात आपने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है जी, गुड। इसके बाद बेटा हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात होती है। इन सब में ना ज्यादातर जो हमने देखो, वैसे तो एक रीड मारना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास क्या क्या आता है कि भाई हीट एनर्जी क्या होती है, ठीक है, लाइट एनर्जी क्या चीज है, केमिकल एनर्जी क्या चीज होती है, जस्ट इसको आपने सिर्फ रीड करना है, भाई एनर्जी होती क्या है ये आपकी, ठीक है। हाइड्रो नहीं, इलेक्ट्रिक भी नहीं, हाँ न्यूक्लियर, ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आजकल पूछा जाता है व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, होता क्या है, तो ये उसके बारे में डिटेलिंग में भी दे चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। साउंड एनर्जी पूछा जा सकता है यार, साउंड एनर्जी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीजें आपकी मेन मेन है जो मैंने बता दी है। बाकी यार कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यार मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें आपने सिर्फ एक बार रीड मारना है, जस्ट आप एक बार रीड मारोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। बाकी देखो आपके सामने यहाँ पे कितनी सारी एग्जांपल दी हुई, जैसे कि अगर डायनमो की बात करें,
डायनेमो वो होता है जो जनरेट करता है आपका। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल होता है, और इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल जो है मोटर में देखा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक, जैसे लाउड स्पीकर में बताइए कौन सी एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, तो लाउड स्पीकर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू साउंड हो रहा है, बट माइक्रोफोन में क्या हो रहा है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल हो रहा है। तो ये सारे कन्वर्जन जो हैं एक बार रीड करना तो बनता है, सिर्फ एक बार बस रीड कर लोगे और इस पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। मैं पहले बता रहा हूं, इसको ऐसे नहीं कि छोड़ दिया आपने, ठीक है, जस्ट एक रीड मारना है, इसको याद करने वाली बात कोई नहीं, जस्ट एक रीड मार लेना, उतना ही बहुत है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। देखो सिंपल सी बात है यार, जो इस पे तो आपका एमसीक्यू भी एक बार आ चुका बोर्ड के अंदर। कहता है व्हेन एवर द मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस टू अनदर फॉर्म, जब भी मैकेनिकल एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट चेंजेस टू किनेटिक एनर्जी एंड देन किनेटिक एनर्जी चेंजेस टू अदर फॉर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी मैकेनिकल एनर्जी जब किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, सबसे पहले वो किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसके बाद जाके वो किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जब आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो ये नहीं कि सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे अनडिजायरेबल फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यार लाइट की बात करें, बल्ब की बात करें, तो बल्ब में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखे सारी लाइट में तो कन्वर्ट नहीं हो रही, हीट भी तो डिसिपेट हो रही है। अब वो हीट का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको कहा जाएगा डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन है एनर्जी का कि अनडिजायरेबल फॉर्म में, उसको डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का नाम दिया गया। तो पैराग्राफ में यही बताया गया है, इस पैराग्राफ को जस्ट एक रीड मारना, आपका काम हो जाएगा, और इस तरीके से आपका जो बी पार्ट है वो भी कवर हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलिए अब आपको मैं सी पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। अब हमें बात करने बेटा कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की बात करेंगे यार। एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि if there is only an interchange between the potential energy and the kinetic energy, then the total mechanical energy is always constant। हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और इस चीज के लिए ये जो आपका ना फ्री फॉल के ऊपर 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर चेक करना कि हर एक पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी सेम आ रही कि नहीं आ रही। अब कईयों के मन में आएगा सर ये डेरिवेशन करना है कि नहीं करना। मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ यार कि एज सच आपके सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ कि नहीं करना, तो इसलिए हम भी सजेस्ट करते हैं कि यार कर लो अगर। और ये एक बार बहुत पुराने, आई थिंक बहुत पुराने ईयर के अंदर ये डेरिवेशन आई भी हुई है आपकी। तो करना क्या है यार, हर एक पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट है, हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और हर एक पॉइंट पर जब आप इनको फाइंड करेंगे तो एमजीएच आता रहेगा। डिटेल में कैसे करना है वीडियो डाल चुका हूं मैं, और वहां पे देखो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करें आ जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा ये नोट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा ये फॉर्मूला है। ये कहने की कोशिश कर रहा है आपका कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकता हूं, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि जब आप उसको ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हो तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है। क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना है इसमें, हाफ एम वी स्क्वायर का है। जब ये टॉप पे पहुंच गया तब वहां पे थोड़ी देर के लिए तो ब्लॉक रुकेगा, अगर वो बॉडी रुकेगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका जीरो, बट हाइट अचीव करने की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, mgh आ जाएगी। तो अब आपका इन दोनों का जो सम है, मैंने कहा था कंजर्वेशन क्या बोलती है कि दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है, तो मतलब हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो हमारा इस mgh के बराबर आएगा। ऐसे केस में m से m कट गया, v आपका √2gh आ गया। मतलब आप डायरेक्ट हाइट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता कर सकते हो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है ये, ओके क्या ये ग्राफ करना है, हाँ जी ये ग्राफ करना है, तो काइंडली इसको जरूर करें। इस ग्राफ में आपको बताया जाता है कि एनर्जी और हाइट के बीच का ये ग्राफ है, और इस कंडीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जब कोई चीज को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी आपकी कम होती जाती है, और टॉप पे तो जीरो हो जाती है। इसलिए आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ नीचे की तरफ जाके गिरता है, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए ये ऊपर की तरफ आपका जा रहा है। लेकिन ये डॉटेड लाइन ये बताती है कि हर एक पॉइंट पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके ऐड करोगे तो सभी का आंसर mgh ही आएगा आपका। ठीक है, एंड इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, टेबल वेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यार ये पेंडुलम आता है यार, पेंडुलम को आपको थोड़ा करना पड़ेगा। पेंडुलम के केस में क्या है, देखिए सबसे पहले जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है इसमें हाइट ना होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो है।
लेकिन जैसे हम किसी बॉब को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, अब उसकी हाइट अटेन हो चुकी है तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट एक्सट्रीम एंड होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो चीज रुक जाती है। अब जब यहां से उसको छोड़ोगे तो आपकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसलिए यहाँ पे किस वेलोसिटी से बॉल पहुंचेगी उसके लिए फिर से आप √2gh लगा कर आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही तो वो सी पॉइंट तक जाएगा, फिर ए से बी जाएगा, सो ऑन ऐसे ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और यही इस सी पार्ट की कहानी है। आई होप, देखो ये रहा ना आपका, मैंने बताया था वेलोसिटी जो है ये रहा आपका, ठीक है। तो बस दैट्स इट यार, इतना ही आपने इसमें से पढ़ना है और इस तरीके से आपका जो तीनों पार्ट की थ्योरी है वो कवर हो जाती है। आपने देखा होगा कि तीनों पार्ट की थ्योरी कोई इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं है, टू द पॉइंट आपको मैंने बताया है। काइंडली उसको ढंग से एक बार अच्छे से देख लेना यार, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उसको देखो, पूरा चैप्टर जो है ना डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दी हुई है, बट अगर आपने रिवाइज करना है तो ये रिवीजन के लिए है, ये रिवाइज कर रहा हूं मैं आपका एक ही बारी में, क्या ये हो गया, ये कवर हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी बातें आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूं। तो इसका इस्तेमाल आपने रिवीजन में करना है, या एक बारी में आपने पूरी तरह वीडियो को खत्म करके अगर चैप्टर के बारे में जानना है तो भी आपकी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। जैसे ये खत्म हो जाता है उसके बाद आपने बैक क्वेश्चंस को ढंग से करने हैं, उसकी वीडियो भी डाली हुई है, न्यूमेरिकल्स करना उसकी वीडियो भी डाली हुई है। प्रीवियस की कई लोग मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं, सर प्रीवियस से करवा दो भाई, उसका भी मैंने डाला हुआ है, वो भी डाला हुआ है, आप देखो तो सही एक बार, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, सब काम किया हुआ है। बट एक बार ये पहले सारा खत्म हो जाए उसके बाद एक बार फिर से अगर आप बोलोगे तो मैं प्रीवियस के करवा दूंगा आपको, बट अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा, ताकि रिकमेंड हो दूसरों को भी और हमारा चैनल अच्छे से ग्रो करे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।